पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता और रिश्तों से ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ भी अनमोल नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल शो में जिसका नाम है रिश्तों की डोरी, और मैं हूँ इस शो की होस्ट, आप सभी की दोस्त ममता कर्नाटक। दोस्तों, रिश्तों की जो किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं और जिसके पन्ने हम परत दर परत हर एपिसोड में खोल रहे हैं, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट समझ में आ रही है कि रिश्तों की हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, या फिर यूं कहें कि हर कड़ी ही दूसरी कड़ी को जन्म दे रही है। जैसे अगर हमारे रिश्तों में कम्युनिकेशन की कमी होगी तो जन्म लेगी मिसअंडरस्टैंडिंग, और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की कमी होगी तो जन्म होगा कॉन्फ्लिक्ट का। जी, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप। पर कॉन्फ्लिक्ट आखिर होता क्यों है? अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो जब हम जिंदगी में और रिश्तों में कुछ और चाह रहे होते हैं और हमें मिल कुछ और रहा होता है, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है और हमारी रियलिटी कुछ और इसी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बीच के द्वंद्व को, यानी जंग को ही कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। आइए इस पर विस्तार से बात करेंगे हमारी आज की एक्सपर्ट अंबिका खन्ना जी के साथ। मैम, बहुत खुशी हो रही है फिर से आपका स्वागत करते हुए पीएमसी स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैम, हमेशा की तरह हम अपनी चर्चा को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कॉन्फ्लिक्ट पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ हल्की नोक-झोंक भी होती है। ये नोक-झोंक ही तो रिश्तों के बीच प्यार को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन कई बार एक छोटी सी बात से शुरू हुई अनबन भी इतनी बढ़ जाती है कि रिश्ते को एक अलग मोड़ दे देती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों और झगड़ों को भूल नहीं पाते, जिसके कारण धीरे धीरे उनके रिश्ते में कड़वाहट घुल जाती है। इस कड़वाहट को अपने रिश्तों से कैसे दूर करें, आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो मैम, मैं शुरुआत करना चाहूँगी एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल से कि आखिर रिश्तों में ये कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स का जो रूट कॉज है, यानी कि जड़ है, स्रोत है, वो होता है हमारे बिलीफ सिस्टम। हम दुनिया को उसी नज़रिए से देखते हैं जो नज़रिया हमारा होता है। मगर ये बिलीफ सिस्टम आते कहाँ से? तो मूलतः 5 जगह होती हैं जहाँ से हमारा ये बिलीफ सिस्टम आता है। पहला, माँ के गर्भ से। माँ बाय डिफॉल्ट जो भी 9 महीनों में विटनेस कर रही होती है, एक्सपीरियंस कर रही होती है, अनुभव कर रही होती है, वो सभी बातें गर्भ में उनका शिशु भी सीख रहा होता है। इसीलिए माँ को सबसे पहला गुरु बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी माँ के डर हैं या सोच विचार हैं या उनके आसपास जो भी घटित हो रहा है, उसका सीधा सीधा असर हमारे शिशु पे, जो कि गर्भ में पल रहा है, उस पे होता है। तो पहला स्रोत तो हो गया ये। दूसरा होता है जन्म के समय से। जन्म की विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अच्छा। जैसे अगर आपका सी सेक्शन बेबी हुआ है तो उस बच्चे के अंदर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी होगी। अच्छा, ये बिलीफ सिस्टम है। अच्छा, ये बिलीफ सिस्टम है, सच नहीं है ना? ये बिलीफ सिस्टम उसी समय से बच्चा ग्रहण कर लेता है। मिथ है बेसिकली। जी नहीं, ये सच्चाई है। अच्छा। आप रिसर्च करके देखिए, आप जाके पूछिए कि जिन भी शिशुओं का जन्म ऐसी परिस्थितियों में होता है, जैसे फोर्सेप बेबी होते हैं या ब्रीच केसेस होते हैं, इन सभी के जन्म के समय की प्रतिक्रियाओं से बच्चे की पर्सोना पे, बिलीफ सिस्टम पे गहरा असर पड़ता है। इसीलिए वाटर बर्थिंग
और नॉर्मल बर्थिंग पे ज़्यादा फोकस हमारे पूर्वज देते ही आए हैं। बेस्ट तो होता है वाटर बर्थिंग, क्योंकि आप पानी से निकल रहे हैं, पानी में ही आ रहे हैं, तो कोई भी आपको आपकी बिलीफ को ठेस नहीं पहुंच रही, आपको ऐसा नहीं लग रहा। जन्म लेते समय ज़्यादातर क्या होता है, ऑपरेशंस में होती हैं बहुत तेज तर्रार रोशनियाँ, ठीक है, मगर गर्भ के अंदर क्या है, गर्भ के अंदर बड़ा ही संतुलित माहौल होता है, ना ज़्यादा गर्म, ना ज़्यादा ठंडा, ना ज़्यादा रोशनी, ना ज़्यादा अंधेरा। मगर आते ही सबसे पहली चीज़ बच्चे को क्या चुभती है, लाइट, रोशनी, चैं चैं पैं पैं ऑपरेशन थिएटर की। और अंदर माँ के अंदर गर्भ में क्या होता है, वो लोरी सुनता रहता है सुकून की, हार्ट बीट की, माँ की बातों की, माँ के विचारों की, माँ के साथ एकाकार रहता है। 9 महीने के बाद जब बच्चा ऐसा जन्म लेता है तो उसका सबसे पहला बिलीफ सिस्टम होता है, ये मैं कहाँ आ गया, मैं तो फंस गया। और ये हो गया आपका बेस, आपके पर्सोना का बेस, जो आगे चल के आपकी पर्सनालिटी में डेवलप होगा और कॉन्फ्लिक्ट का रूप भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर उस समय आपने बहुत जैसे कि सी सेक्शन में होता है, यकायक बच्चे को बाहर निकाल दिया, तो वो शॉक में आ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है जीवन में, जब आप बहुत एकदम से तेज रोशनी या कोई तेज आवाज सुनते हो तो डर जाते हो। वो कहाँ से आ रहा है डर, उसका स्रोत, सोर्स यहाँ है। मैम सारी माएँ चिंतित हो जाएंगी जिनके बच्चे सी सेक्शन से हुए हैं। जैसे पहाड़ पे जाओ, आप तो पहाड़ से हैं, तो पहाड़ पे जाओ तो वहाँ बिच्छू बूटी होती है, राइट, और बिच्छू बूटी के साथ ही क्या होता है, पालक होता है, उसका एंटीडोट, उसकी दवा। तो जब बिच्छू बूटी लगे तो पालक से आप कर लीजिए काम तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी थेरेपीज हैं, और सर्व ऊपरी तो ध्यान है, जिससे आप एज अ मदर अपने बच्चे को बिल्कुल इन सारी चीज़ों से निजात दिला सकते हैं, छुटकारा दिला सकते हैं। और बच्चे भी बड़े होकर अपने ऊपर जब काम करेंगे तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना संभव है। बिलीफ सिस्टम चेंज करना संभव है, लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा। अब हम तीसरे पे चलते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं वी आर अ सम टोटल ऑफ ऑल आवर पास्ट लाइव्स, यानी कि हम अपने पूर्व जन्मों का निचोड़ हैं। तो यदि हमारी कहानी बहुत 84 योनियों पहले शुरू हुई, जब हम एक स्टोन थे या क्रिस्टल थे, तो वहाँ से यहाँ तक की जो हमारी जर्नी है, यात्रा है मनुष्य जन्म तक की, तो इसमें हर समय सब कुछ सुखद तो नहीं रहा होगा, कुछ कुछ दुख तकलीफ आई ही होगी। तो हमारी सोल वो सब कैरी करके वो सारा निचोड़ आपकी प्रेजेंट लाइफ टाइम में लेके आ रही है। तो बहुत सारे हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो हमारी बिलीफ सिस्टम जो बनता आया है, वो कहीं पूर्व जन्म से भी प्रभावित होता है। ठीक है। चौथा, देखिए, जब भी हम जन्म लेते हैं, जन्म की विधि क्या होती है, एक स्पर्म और ओवा जब मीट करता है तो जाइगोट बनता है, यानी कि फीटस का वो स्वरूप, जबकि अभी वो बिना हड्डी के है, बिना किसी उसका कोई आकार नहीं है। तो उसी समय 7 जनरेशंस का डाटा डाउनलोड हो जाता है उस फीटस के अंदर। क्या? जी। एक तो आप अपनी स्क्रिप्ट स्वयं से लिख के लेके आ रहे हैं, और दूसरा 7 जनरेशंस मदर की साइड, 7 जनरेशन फादर की साइड। तो आप इतना ढेर सारी चीजें ऑलरेडी अपने बिलीफ सिस्टम में लेके आ रहे हो। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि जब कोई एक बच्चा पैदा होता है तो उसके हाव भाव हम बोलते हैं, अरे इसने तो अपने नाना को या दादा को देखा भी नहीं, लेकिन इसके हाव भाव, ये इसका बात करने का तरीका, इसका गुस्सा, इसका आचरण बिल्कुल वैसा ही है। वो कैसे आया? वो आया आपके डीएनए में से। तो डीएनए में ये ऑलरेडी एनकोडेड होता है। तो 4th रीजन हो गया डीएनए। डीएनए नहीं, ये
एंसेस्ट्रल लीनिएज ट्रांसजेनरेशनल पैटर्न्स जो आ जाते हैं पूर्वजों के। और कई जगह पे तो जब लोग एस्ट्रोलॉजी कराते हैं और ये सब कराते हैं तो वो पंडित लोग बोलते भी हैं पितृ दोष है, ये दोष है, वो दोष है। वो एक्चुअली यही दोष होता है, पितरों से जो चल के बिलीफ सिस्टम में साइंटिफिक रीजन उसका ये है। राइट। हाँ। 5वां, जब हम जन्म लेने वाले होते हैं उससे पहले हम अपनी लाइफ की पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं। वो कैसे? लाइफ बिटवीन लाइफ में जन्म लेने से पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, पूरा ब्यौरा देते हैं कि हमारी लाइफ में ये चैलेंजेस आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि हर चैलेंज से हमें कुछ लर्निंग मिलने वाली है, कुछ सबक मिलने वाला है, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स हु आर हियर फॉर अ गुड ह्यूमन एक्सपीरियंस। यानी कि आध्यात्मिकता तो हम है ही, आध्यात्मिकता तो हमारा एक हिस्सा है ही, जिसे हम भूले बैठे हैं। जी, मगर यहाँ आके हम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छा इंसान कैसे बनेंगे? जब हम वर्तमान में रहेंगे, भूत या भविष्य में नहीं। वो मुझे इससे एक चीज याद आ गई। वो कहते हैं कि शानदार था भूत, हाँ, भविष्य भी महान है, हाँ, यदि आप संभालें उसे जो वर्तमान है। सही है, क्योंकि आपका भविष्य निर्धारित है आपके वर्तमान में, जी। और आपका वर्तमान आपके भूत से प्रेरित है, भूतकाल से, मेरा मतलब नॉट भूत। तो ओफ मैम, मतलब अद्भुत। मतलब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये जो आपने रीजंस बताए हैं कॉन्फ्लिक्ट के, ये एक सामान्य इंसान मतलब सोच भी नहीं सकता। मतलब अदरवाइज अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो अगर कोई मुझसे भी पूछे कि कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न क्या होते हैं, बहुत चीज़ें पढ़ी है मैंने भी ज़िंदगी में, सुना है, समझा है, सोचा है, तो हमेशा यही लगता था कि शायद कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न होते हैं डिफरेंस ऑफ, जैसे हमारे व्यक्तित्व में डिफरेंस होता है एक दूसरे के, मतलब हम पर्सनालिटी अलग होती है, हमारे इंटरेस्ट अलग होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन अलग होती है। बट अब समझ आ रहा है कि ये सब ऊपरी चीज़ें हैं कॉन्फ्लिक्ट की। जी, मतलब उसके भीतर उसकी नींव में कुछ और है, बिलीफ सिस्टम। मतलब ये सच में हमारे दर्शकों की बिल्कुल आंखें खोल देगा जी, और उन्हें समझ में आएगा कि कार्य हम अभी ऊपर कर रहे हैं, एक्चुअल में हमें कार्य भीतर करना है। बिल्कुल, इसीलिए वो हम ऊपर से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी कर दें तो भी वो रहती है, क्योंकि हमने अंदर काम नहीं किया है, हम बाहर ही कर रहे हैं। जी। वाह। पर मैम, ये जो आपने 5 कॉन्फ्लिक्ट के रीजन बोले, हाँ, तो जो बाहरी कॉन्फ्लिक्ट के रीजन है जो मैंने अभी बोले, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मतलब व्यक्तित्व का, ये वो इनके सॉल्व होने से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, होता ये है कि आपके अंदर धैर्य आ जाता है, आप समझने लग जाते हैं। जैसे एक माँ, ये मैं एग्जाम्पल बहुत बार देती हूँ, ये उदाहरण, कि जैसे एक माँ है, वो जब रियलाइज करती है कि मेरा बच्चा शाम के समय चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है कि मेरा बच्चा शाम तक थक जाता है, भूखा प्यासा हो जाता है और उसे नींद चाहिए, माँ की गोद चाहिए। तो जब वो ये सारी चीज़ें उसके लिए शाम को तैयार करके रहती है, नहला धुला के उसको गोद में लेके खाना खिलाती है, अच्छी अच्छी बातें करती है, तो बच्चे को भी समझ में आ जाता है जो मैं फील कर रहा था, जो महसूस कर रहा था, वो भूख थी और भूख को शांत करने का ये तरीका है। तो ऐसे ही जब हमारे बिलीफ सिस्टम्स हमें बार बार आके खटखटाते हैं और हमारी लाइफ में उथल पुथल मचाते हैं, तो जब आप धैर्य से उसकी जड़ में जाते हो तो समझ में आता है कि क्या कारण है जिसके कारण मैं आज ऐसा बिहेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और उसको जब हम परिवर्तित करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी परिस्थिति है वो आपके लिए बदल जाती है जी। सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं, उसी के लिए बदलती है जो अपने लिए काम करता है या अपने ऊपर काम करता है। तो यानी हमें कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो भी काम करना है वो अपने भीतर हमारे बिलीफ सिस्टम को चेक करना है, हाँ, कि कहाँ पे त्रुटि आ रही है। जी जी बिल्कुल जी। पर मैम, ये भी देखा जाता है कि जैसे अलग अलग रिश्तों में अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जैसे हम अगर ऑफिस की बात करें तो बॉस और एम्प्लॉय के कॉन्फ्लिक्ट अलग होते हैं, घर में बात करें तो सास बहू के अलग कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पति पत्नी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस अलग होते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स और बच्चों में आजकल कॉन्फ्लिक्ट के रीजन बहुत ज्यादा अलग होते हैं। मतलब तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब इससे मतलब
कैसे निपटा जाए? अब एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स लेते हाँ, हैं please. जो आपने लिए। हाँ सबसे पहले आपने बोला एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, जी। ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है कि मैं बेटर हूँ, लेकिन एक्चुअल बात तो ये है कि मैं बेटर हूँ की लड़ाई है ही नहीं। मुझे अपने आप को बेहतर करना है। कंपटीशन अगर किसी का भी किसी के साथ है तो वो अपने आप के साथ है, अपने आप को बेहतर करने का। मगर होता क्या है, अपने आप को बेहतर करने में बहुत मेहनत लगती है। तो क्या होता है, बेटर है दूसरे को ही गंदा दिखा दो, दूसरी की ही, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं सिरस्वा पा दो। और मैम ना? हम ये नहीं तो- सोचते कि जब हम उंगली एक उठा रहे हैं तो 3 हमारी तरफ भी आ रही है। हाँ, तो ये हम भूल जाते हैं। तो ये करना, दूसरे को नीचा दिखाना आसान है, अपने आप को ऊपर उठाना ताकि उन परिस्थितियों का आप पे असर ना पड़े, ये मुश्किल है। तो जब ऐसे हम किसी रिश्ते में होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के, क्योंकि वहां पे दोनों ही ईगो में सवार है, दोनों को ये चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो। आप अपना बड़ा दिल कर ही नहीं पा रहे, दूसरे से इंस्पायर ही नहीं हो पा रहे, दूसरे से सीखना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है मोह को समझ बली है। तो जब आप ऐसे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से कुछ भी सीखते हो या परफॉर्म करते हो, काम करते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होना जाहिर सी बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे उदाहरण पे, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ। तो होता क्या है, शादी से पहले दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए अपने ऊपर कितना काम करते हैं, जिम भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो रही है, खाने में भी ध्यान रखा जा रहा है, सुंदर सुंदर तरीके के क्रीम्स भी लगाई जा रही हैं, परफ्यूम्स भी लगाए जा रहे हैं। मगर शादी होते ही क्या, बस अब तो हो गई शादी, अब तो टेकन फॉर ग्रांटेड, कोई बात नहीं, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अब जो भी करेगा सामने वाला करेगा। यहीं पे गड़बड़ हो जाती है, जब उम्मीदें आ जाती हैं, जब एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, जब आप अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हो। उम्मीद करते हो कि मैं तो पति हूं, पानी का गिलास मैं क्यों उठाऊं, ये तो स्त्रियों का काम है। या स्त्री बोले, मैं क्यों बाहर से सब्जी लेके आऊं, ये ऑफिस से आती दफा क्यों नहीं लेके आ सकते, स्पेशली मेरे जाने की क्या आवश्यकता है। नहीं, दोनों ही गलत है, दोनों को ही एक दूसरे की बातों को समझना है। अगर ऑफिस से आती दफा उनको, वो थके हुए हैं, नहीं ला सकते, तो कोई बात नहीं, इसी बहाने आपकी भी सैर हो जाएगी। पहले भी तो आप सैर करने बाहर जाती थी, तो सैर करते करते सब्जी भी ले आइए, एक पंथ दो काज। और हस्बैंड सोचे, मेरी वाइफ जो है वो सुबह से शाम तक लगी रहती है, थोड़ा सा ज़्यादा मदद तो मैं कर नहीं सकता, कम से कम अपना पानी का गिलास ही उठा के मैं रसोई में रख दूं, इतनी ही मदद कर दूं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका बड़ा बड़ा असर होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, हटाने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा उदाहरण। मैम सास बहू वाला, क्योंकि मुझे तो लगता है सास बहू वाला तो मैम एक्चुअली बिलीफ सिस्टम ही है, वो रोल प्ले हो गया है ऐसा, और वो सास को, बहू को बिचारी और सास को आतंकवादी दिखाना, और फिर क्या, शुरू क्योंकि हो सास गया भी है। कभी बहू थी। हाँ, फिर होता क्या है कि यहाँ पर जब सास अपनी सहेलियों के साथ बैठी है, वो ये दिखाना चाहती है, बाहर ये छवि फैलाना चाहती है कि देखो मैं कितना कंट्रोलिंग हूँ, मेरी बहू मेरी इशारों पे नाचती। और जो बहू है वो दिखाना चाहती है कि मैं देखो, मैं मॉडर्न डे की लड़की हूँ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं मानती। तो आ गया ना कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व हो गया विचारों का। और जहाँ विचारों का द्वंद्व हो गया, दोनों अपनी अपनी बात को प्रूव करने में लगे हुए हैं, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना तो अनिवार्य है। जब दोनों ही एक दूसरे को समझने लग जाएंगे और सास सच में ये समझेगी कि सास भी कभी बहू थी, उसने एज अ बहू क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं, वो मैं आज अपनी बहू के लिए ना उत्पन्न होने दूं, उन परिस्थितियों को मैं हटा दूं। अपनी बहू भी तो मेरी बेटी समान ही है, तो उसके लिए मैं सुखद रास्ता कर दूं। वो खुश रहेगी तो मेरे बेटा भी खुश रहेगा, क्योंकि वो खुश रहेगी तो पति को अच्छी से उसको डील कर पाएगी, हील कर पाएगी, उनकी थकावटें दूर कर पाएगी। तो अल्टीमेटली
माँ अपने बेटे के लिए भी अगर सोच के ये कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। मैम एक कॉन्फ्लिक्ट का जो रीज़न जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैं आम तौर पर आजकल अक्सर लोगों से सुनती हूँ, लोगों के मुँह से, चाहे फ्रेंड्स हो, सर्कल जो भी है उसमें, कि आजकल जो एक सास बहू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है वो ये है कि जैसे आजकल सब वर्किंग है, मतलब मेन वुमेन, ठीक है। हाँ। तो जो हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, जैसे हमारी अगर सास हैं, हाँ। तो वो उस जनरेशन को बिलोंग करती है जो जॉब नहीं करते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। और अब हमारी जो जनरेशन है वो जॉब करने बाहर निकल जाती है। हाँ। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब चाहे बहुएं आज की, कि हमारे सास ससुर हमारे बच्चों को देख लें। हाँ। तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, एक सास के मन में भी ये आना कि पहले मैंने अपने बच्चों को संभाला और अब मैं इनके बच्चों को संभाल रही हूँ, तो फिर उनको उनकी जिंदगी का क्या मतलब, वो भी अपनी जगह सही है कि आज वो भी ये एक्सपेक्ट करेंगी कि जैसे मैंने अपने बच्चों को संभाला, मेरी बहू भी अपने बच्चों को संभाले। अब बहू है वो अपने नजरिए से सही है, वो ये सोच रही है कि भाई मेरी सास अगर देख ले मेरे बच्चे को तो मैं बाहर निकल के काम कर पाऊँ। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसीलिए आजकल शायद अलग अलग रहना पसंद करते हैं सास ससुर, मतलब कि सेम सिटी में भी होंगे या सेम बिल्डिंग में भी होंगे पर अलग रहेंगे। हाँ, कि भाई तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आया जाता है, मिडिल पाथ लिया जाता है, जहाँ सास कहती है ओके आधा दिन मैं देख लेती हूँ और उसके बाद का आधा दिन तुम देख लेना, या अगर सैटरडे संडे है, सैटरडे को मैं संभाल लूंगी, संडे को तुम संभालना। तो ये साझेदारी, ये बैलेंस, हाँ, ये अगर आप क्रिएट कर दें इस रिश्ते में, क्योंकि बच्चे तो साझे ही होते हैं ना, और मूल से तो सूद ज्यादा प्यारा होता ही है। तो बहुत कम ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मैं खुद भी एक ग्रैंड पेरेंट हूँ, तो बहुत कम ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने पोता पोती प्यारे नहीं होते। बहुत प्यार होता है और अलग तरीके का प्यार होता है। लेकिन आपने सही कहा, हाँ, कि अगर वो भी वर्किंग है तो उन्हें भी अपनी स्पेस चाहिए, या फिर अगर उन्होंने समझो अपने काम को सेक्रीफाइस किया हो उस समय अपने बच्चों के लिए, और वो ये सोचे कि भाई जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब हम काम करेंगे, और उसके बाद अब उन्हें अपने बच्चों के बच्चों को संभालना पड़े, तो फिर वो अपनी जिंदगी कब जिएंगे। तो इसीलिए साझेदारी से मिडिल पाथ पे आके, आज थोड़ी देर मैं संभाल लेती हूँ, फिर तुम संभाल लेना, दोनों खुश। तो बहू बेटा को भी मिल गया टाइम कि अपनी स्पेस मिल गई उनको, और ग्रैंड पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ रहने का अच्छा समय मिल गया, और फिर वाइस वर्सा, उसका उलट माँ बाप का भी तो दायित्व है ना बच्चों के साथ अच्छा टाइम बिताना। तो बच्चों को लेके कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ बच्चा भी खुश और माँ बाप भी खुश, और सास ससुर को भी उनका मी टाइम मिल गया। तो ऐसी साझेदारी करनी की आवश्यकता है। बीच में लड़ाई या द्वंद्व लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये सारी की सारी बातों का जड़ वहीं से शुरू होता है, बिलीफ सिस्टम, परसेप्शन। जो आपके जहन के अंदर है, जो भीतर है, वो वैसी सी जिंदगी तो आप बाहर देखते हो। जिंदगी का स्वरूप कैसा है, जैसा आपका मन है, जैसे अंदर है। चेहरा तो दर्पण है जी, जो हमें मन के भीतर की चीजें दिखा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे सफाई होनी जरूरी है। जब अंदर भीतर से सफाई हो जाएगी तो अपने आप धैर्यशाली हो जाएंगे, आप अपने आप बड़ा दिल करने लग जाएंगे, और दूसरी का नजरिया भी सुन के समझ पाएंगे। और मैम बच्चों के संग जो कॉन्फ्लिक्ट होती है पेरेंट्स और बच्चों में, आजकल इतनी कॉन्फ्लिक्ट, आजकल बच्चों की लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट इसलिए हो गई है क्योंकि हर पेरेंट कंपटीशन में आ गया है। पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे का टैलेंट किस तरफ है। क्या वो पढ़ाई में उसका रुझान ज्यादा है, खेल में ज्यादा है, म्यूजिक में ज्यादा है। एज पेरेंट्स ये देखना पड़ेगा, और फिर बच्चे को जिसमें उसका इंटरेस्ट हो उसे वहां पे डालना पड़ेगा। और होता क्या है आजकल, बच्चा स्कूल से आता है, चलो पढ़ाई के लिए कोचिंग जाओ, चलो अब कंप्यूटर क्लास के लिए जाओ, चलो अब टेबल टेनिस के लिए जाओ। रात होते होते होमवर्क करने के टाइम तक वो बेचारा इतना अधमरा हो जाता है कि रोना धोना तो उसकी जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। फिर वो ये सीख लेता है कि जब तक मैं जोर जोर की रोऊंगा नहीं ना तो मेरी माँ स्टॉप नहीं करेगी। छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस में आजकल, तो उनको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। बच्चे भी बहुत स्मार्ट होते हैं, उनके भी अपने हुक्स होते हैं और अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। कोपिंग स्ट्रैटेजीज बोला जाता है इनको, जिनको वो यूज करते हैं बच्चे।
कई तो ओबीडियंट होते हैं, कई स्टार होते हैं, लेकिन कई रिबेल भी बच्चे होते हैं जिनको पता है कि जब तक हम जोर की रोएंगे धोएंगे नहीं, हाथ पैर नहीं मारेंगे, तब तक हमारे माताजी और पिताजी हमारी बात सुनने नहीं वाले। तो ये भी एक जो विषय है जिसके बारे में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है एज पेरेंट्स। और बच्चे के नज़रिए को समझो, बच्चा भी पेरेंट्स का नज़रिया समझे, इसके लिए उसको हमें प्रेरित करना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। हमारे जितने भी दिव्य जीव हैं, जितने भी साधु संत हैं, उनकी कहानियाँ बाँचनी पड़ेंगी, उनके बारे में बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत करी, तब वो जाके इतने महान बन पाए। तो महान बनने के लिए आपको अपने ऊपर कार्य करने से अचूक नहीं होना है, करते रहो, कोई बात नहीं। वो है ना, जड़मती होत सुजान, क्या रसरी आवत जात है तो सिल पर परत निशान। तो जब तक रस्सी पत्थर पे आप खींचते रहते हो तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो एक ही चीज़ की अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो यही हमें अपने बच्चों को सिखाना है, उदाहरण से। बच्चे कभी भी लेक्चर से नहीं समझते। जो भी आपने बच्चों को सिखाना है, पहले अपने आचरण में वो लाना हाँ, बिकॉज होगा। बच्चे इमिटेट करते हैं हमें ही। हाँ, तो मैम कॉन्फ्लिक्ट तो ये तो समझ में आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से हाँ। इमर्ज कर रहा है और वो कितने तरह का हो सकता है, कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों का हो, सास बहू का हो, एम्प्लॉय और बॉस का हो, या दोस्तों के बीच हो, हाँ। जो भी हो। पर एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हम ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, चाहे वो हमारे भीतर से आ रहा है, चाहे वो हमारे बिलीफ सिस्टम का है, चाहे वो बाहरी है, उसे कैसे सुलझाएं, मतलब कैसे उसे सही करें, उसका तरीका क्या है? तरीका यही है, अपने ऊपर काम करने का। आपको पहले ये जानना है, ये समझना है कि ये 5 चीजें जो मैंने बताई, इनमें से इस बात हमारी कॉन्फ्लिक्ट की जड़ कहाँ है, और फिर उस जड़ में जाकर आपको उसकी पुष्टि करनी है, उसको फिर आपको ट्रांसफॉर्म करना है। और जब आप जड़ से उसको ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हो तो आपकी आज की पर्सोना में वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो परिवर्तन साफ तौर पे नजर आता है। जब आपके अंदर परिवर्तन आ जाता है तो आपकी परिस्थितियां बदल जाती हैं, आपके देखने का नजरिया बदल जाता है। परिस्थिति तो वैसी ही रहती है, बदलता क्या है? मनस्थिति। आपकी मनस्थिति, आपकी सोच बदल जाती है। तो मैम अगर कॉन्फ्लिक्ट है दो लोगों के बीच में, किसी भी रिश्ते में, तो क्या तीसरे का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है? मतलब किसी तीसरे का मौजूद होना क्या सही होता है? अब ये डिपेंड करता है कि रिश्ता कैसा है। अगर ऑफिस में है और आप एक टीम में काम करते हैं और 2 जनों के कारण अगर पूरी की पूरी टीम सफ़र कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई टीम मेंबर या कोई ऐसा पर्सन ऑफिस का ही आके कभी कभी हस्तक्षेप करते हैं और बोलते हैं कि देखो, आप भी सही हो, आप भी सही हो। लेकिन दोनों नज़रिए अगर मद्देनज़र रखते हुए भी हम किसी ऐसी झगड़े में या कॉन्फ्लिक्ट में फंस रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन चाहिए, कुछ बीच का रास्ता चाहिए। तो थोड़ा सा आप झुको, थोड़ा सा आप झुको। अब इसको मैं एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी से बताना चाहूँगी। सपोजिंग एक ही टीम मेंबर है और एक जना कह रहा है कि हमें जो भी ये काम करना है, ये ऑफिस में इस जगह पे बैठ के करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी और हमको एकांत में सोचने का और समझने का टाइम मिलेगा। वेयरएज जो दूसरा पर्सन है वो कह रहा है, नहीं फ्रेंड, हमें ऐसी जगह पे बैठना चाहिए जहाँ जब हम ये बातें कर रहे हैं तो हम दूसरे के जो लोग हमारे आसपास बैठे हैं वो क्या समझते हैं, जैसे कैंटीन, ऐसी जगहों पे बैठ के अगर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा कि एक जो लोगों को कैसे इसका असर पड़ रहा है। बातें तो दोनों ठीक ही कर रहे हैं। तो इसी बात को लेके वो कह रहे हैं मैं सही हूँ, वो कह रहे हैं मैं सही हूँ, हो गई लड़ाई। तो अब उन्हीं का एक टीम मेंबर, क्योंकि सफ़र तो पूरी टीम करती है ना इस पॉइंट से, तो तीसरा बंदा आके बोलता है, देखिए आप भी सही कह रहे हो, आप भी सही कह रहे हो। तो ऐसा करते हैं कि हम ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पर हमारे को एकांत भी मिले और जहाँ पे हम चाय कॉफ़ी के लिए
थोड़ी देर के लिए उठ के, कैंटीन भी पास में हो, वहाँ पे जाके इस चर्चा को हम पूछ भी सकते हैं लोगों से कि आपकी क्या राय है, दोस्तों से और दूसरी डिवीजन के लोगों से कि आप क्या सोचते हो, तो हमें उनका भी रिस्पांस मिल जाएगा। हाँ। और हम इन दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके अपने रेजोल्यूशंस के ऊपर काम कर सकते हैं, और जो भी हमें अपने जो बॉस हैं उनको देना है वो दे सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो हो गया ना समाधान। हाँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो दोनों का ही दिमाग नहीं चल रहा होता है। हाँ, तो शायद तीसरा आके बिग पिक्चर दिखा देता बिग है। पिक्चर, हाँ, वो हाँ। दूसरी तरफ से देख रहा है तो शायद वो ज्यादा बेटर समझा पाता है। मगर जो तीसरा वाला है ना पर्सन, जो हस्तक्षेप करके जो पीस ट्रीटी करा रहा है, उसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसको ये मद्देनजर रखना है कि मैंने नीचे किसी को नहीं दिखाना, क्योंकि दोनों की परसेप्शन है, दोनों की विचारधारा है, दोनों के बिलीफ है, अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, मगर ये दोनों बिलीफ सिस्टम बिल्कुल विपरीत हैं। तो अब ऐसा कुछ किया जाए कि इन दोनों का मिलन कराया जाए, इन दोनों विचारधाराओं का, और उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके आगे ले जाया जा सके। तो तीसरे व्यक्ति को इतनी समझ होनी चाहिए, जो हस्तक्षेप कर रहा है, जो आपकी रेजोल्यूशन लेके आ रहा है, तभी काम सही होगा, नहीं तो वो तरफदारी हो जाती है, बायस्ड हो जाते हैं। तो मैम, ये तो चलो ऑफिस का मतभेद हो गया जिसमें किसी तीसरे की मौजूदगी से चीजें सही हो गई जी। पर क्या घर परिवार में भी जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तीसरा, अगर, क्योंकि परिवार है तो जो तीसरा है वो भी परिवार का ही है, तो देखिए एक चीज़ और जो मैं पहले बोलना भूल गई, वो ये है कि इन सारी कॉन्फ्लिक्ट्स में जो एक मेजर रोल होता है ना, वो आपके निजी डर का भी होता है, फियर का भी होता है, और आप क्या करते हो जीवन में वो उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगी, भाई बहन है, ठीक है, दो अलग अलग भाई बहन हैं। एक बहन जो है, जब वो बाहर गेट पे खड़ी होती है शाम के समय, तो उनका भाई जो है उसको डांटता है, क्यों खड़ी हो रही है, आते जाते लोग तेरे को तंग करेंगे, छेड़ेंगे, और उसको वहां नहीं खड़े होने देता और उसको भगा देता है अंदर। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको डर है, जो मैं दूसरों के साथ करता हूँ वो मेरी बहन के साथ भी तो कोई कर सकता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर का डर बाहर आ गया। दूसरी परिस्थिति में एक भाई बहन है, जब बहन बाहर शाम के समय खड़ी हो रही है गेट पे, तो भाई आके कहता है, अरे वाह कितना अच्छा मौसम है, गुड, अंदर बैठे बैठे घुटन हो रही थी ना, अच्छा हुआ तुम बाहर आ गई, मैं भी बाहर आ गया, थोड़ी देर मौसम का मजा लेते हैं। सोच का फर्क हो गया दोनों में। सोच का फर्क क्यों हुआ? क्योंकि एक भाई के अंदर डर था, जो मैं दूसरों के साथ करता हूँ, छेड़छाड़ करता हूँ, गलत करता हूँ, वो कहीं मेरी बहन के साथ कोई और ना करे। और दूसरी परिस्थिति में वो भाई को कोई जेंडर बाइस नहीं है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं है, वो उसका बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है ऑपोजिट सेक्स के साथ, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल है कि हाँ ठीक है, मौसम का मजा लेते हैं। क्योंकि देखिए, जैसा हम सोचते हैं और तीव्रता से सोचते हैं, वैसी ही सिचुएशंस लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली जो दूसरे वाला है वो सुखद सिचुएशंस ही अट्रैक्ट करेगा, और जो पहले वाला है वो दुखद ही अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों अपनी तो सोच, अपने बिलीफ चीजें सिस्टम घूम के फिर कारण कर वही हमारे हाँ, स्वयं पर ही आ जाती है। स्वयं पर आ जाती हैं। तो इसमें यहाँ बहुत बड़ा रोल आपके निजी डर का भी होता है। तो डर को भगाना बहुत जरूरी है। ऑफिसेज में भी ज्यादातर हम जब देखते हैं कि कोई लड़ाई होती है, तो वो फियर ऑफ फेलियर के कारण होती है। कहीं हमें ऑफिस से निकाल ना दिया जाए, है ना, तो हम उस फियर के कारण गलतियां कर बैठते हैं। वेयरएज जब आप 100% अपने आप के साथ जुड़े हो और अपना 100% अपने काम को दे रहे हो, तो आप निश्चिंत हो कि जो मैं हूँ वही मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेयरएज जो दूसरा है वो इम्प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहा है, जो कि अगर कोई समझदार बॉस होएगा
तो वो भाप जाएगा और कहेगा ये फालतू में ये सब टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, मैम मैं कम टू द पॉइंट। मैं अक्सर ये कहती हूँ, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, ऑलवेज एक्सप्रेस। यस, यू आर राइट। तो इसी की जरूरत है, एक्सप्रेशन, राइट एक्सप्रेशन। अगेन आता कहाँ से है? बिलीफ सिस्टम, सब कुछ वही है जी। तो जैसा आप सोचते हो प्रभु की मूरत वैसी ही बनती है ना? तो इसीलिए यहाँ प्रभु कौन है? जो भी इस रिश्ते में सामने है। और तीसरा जो सुलझा रहा है, हाँ, वो उसकी कभी कभी जरूरत होती है, लेकिन हर समय नहीं, हर समय जरूरत नहीं होती। एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, जहाँ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होता है, कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे सपोजिंग कि हस्बैंड वाइफ की कोई बात हो रही है आपस में, और थर्ड पर्सन, चाहे वो हस्बैंड का फ्रेंड है या वाइफ की मदर है या ABCD, कोई भी आके हस्तक्षेप करे, तो मामला बिगड़ सकता है जी। क्योंकि उन्हें परिस्थिति की समझ नहीं है, वो उनके शूज में नहीं है, वो नहीं जानते कि ये दोनों क्या चीजों से गुजर रहे हैं। सिर्फ यही दो जने जानते हैं कि हम इस परिस्थिति में हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जो महसूस कर रहे हैं वो अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करना जरूरी है। जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है तो सब सही होता है। हाँ, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से का शांत होना भी स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि वो 3-3 दिन तक चलता रहे, 3 महीने तक चलता रहे। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट है, यू कैन अग्री टू डिसअग्री, क्योंकि आप दोनों अलग अलग जीव हैं, अलग अलग परिस्थितियों में पले बड़े हुए हैं, आपकी सोच अलग है। तो किसी एक परिस्थिति को लेके आप अलग अलग नजरिए पे पहुंच सकते हो, लेकिन क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ यूनिट हो तो आपको एक बीच के रास्ते पे आना है। मैम इनफैक्ट मुझे लगता है कि अलग, मतलब हर इंसान ही अलग है। हाँ, और वैरायटी है। हाँ, और उसी में बोलते हैं ना, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। ट्रू। लेकिन हम खाने में वैरायटी बहुत पसंद करते हैं, बट लोगों में नहीं पसंद करते। लोगों को हम अपने जैसा बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी मुश्किलें वहीं से शुरू होती खाने है। का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ममता जी, और स्पेशली जब लड़ाई हो रही होती है, हमारे बड़े बुजुर्ग ये ज्यादातर हमको समझाते हैं, बेटा खाने से दोस्ती रखना, दुश्मनी मत करना, भूखे पेट बिल्कुल लड़ाई नहीं करना, क्योंकि वो तिल का पहाड़ बन जाएगा। क्योंकि आप ऑलरेडी भूखे हो, अंदर वो भूख लगी है और समझ में नहीं आ रहा, और वो ऐसा करते हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, एडिंग फ्यूल टू द फायर। जी। ऑलरेडी परिस्थिति गड़बड़ है, तो आप रेजोल्यूशन की तरफ ना पहुंच के विपरीत दिशा में चलने लग जाते हो। जब आपका पेट भरा होता है, जब आप शांत चित्त होते हो, तभी किसी भी पड़ाव की रेजोल्यूशन की ओर आप बढ़ सकते हो, नहीं तो अटक जाते हो, और अटकाव कई बार कई दिनों तक चलता है। मैम अब एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जी। कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी होती है कि हम बहुत ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल हैं। हाँ। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो थोड़ी सी आप रिश्तों में दूरियां बनाएं। बट ये कंफ्यूजिंग चीज़ है कि इंसान कैसे समझे। कुछ लोग कहते हैं कि दूरियां बनाओ, थोड़ा कम अवेलेबल रहो, कुछ बोलते हैं कि नहीं अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो मतलब क्या करें कि मतलब अवेलेबल हो या अवेलेबल ना हो, अगर हो तो कितने अवेलेबल हो और कितने ना हो कि हमारे रिश्ते बिना कॉन्फ्लिक्ट के चले। सबसे पहले समझने की बात ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये क्यों हो रहा है। उसके बाद जब आपको ये समझ में आ जाती है कि ये दूसरे पर्सन का नेचर है, मैं जो मर्जी कह लूँ, जो मर्जी समझा लूँ, जैसे मर्जी डील कर लूँ, उसको समझ में आने वाला नहीं। तो फिर जब ऐसा पर्सन कुछ बोल रहा है, उनसे बैठे हैं, वो वापस से वो उनकी रिकॉर्ड चालू हो गई है, तो आपको वहाँ पर कुछ भी बहाना करके उठ के कुछ और काम करने लग जाना चाहिए। जैसे बोलना चाहिए, ओहो मुझे ध्यान आ गया, मुझे ये काम करना है। तो अपने आप को रखो, आपकी ड्यूटी बनती है। स्पेशली अगर आप फैमिली में हैं तो आप फैमिली मेम्बर से दूर नहीं हो सकते, लेकिन आप उस समय, जिस समय ऐसी कोई विस्फोटक सिचुएशन है, तो वहाँ से उठ के जा सकते हो। आप उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए दूरी बना सकते हो। जब आप बार बार ऐसा करोगे तो दूसरे पर्सन को समझ आ ही जाता है। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि इस बात पे इनकी ये प्रतिक्रिया है, इनसे तो ये बात करना फजूल है, तो वो फिर बात करना बंद कर दे।
तो डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है ये रिश्तों पर डिपेंड करता है। अगर तो वो आपका कोई पड़ोसी है तो ज़्यादा डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, कब हेलो हाय नमस्ते तक ही रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रोज़ एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पिएं। और यदि आपका परिवार का सदस्य है तो फिर ऐसी ही तरीकों से उठ के उस पल में, जो पल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है, उस पल से अपने आप को एक्सक्यूज करके कहीं और बिजी हो जाइए। तो मैम एक तो आपने ये तरीका बताया कि अगर हमें लग रहा है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है इस सिचुएशन में, तो हम खुद को उस सिचुएशन से थोड़ा दूर कर लें और बाद में शांति से अपनी चीज़ को रखें, क्योंकि कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है अगर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है। लेकिन अगर हम शांति से भी किसी चीज़ को अगर कम्युनिकेट करना चाहें सामने वाले को, पर अगर सामने वाला सुनने या समझने के लिए ही तैयार नहीं है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, घर में हो, मतलब कहीं भी, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो फिर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पीक योर ट्रूथ विद लव, अपने अंदर की सच्चाई प्यार से बयान कीजिए और बोलिए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मेरे नजरिए में मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए। पर अब रिश्ते में अगर आप ये बात अपने बॉस को कह रहे हैं तो आपको हक है कि आप अपना नजरिया दें, बट क्योंकि वो बॉस है तो उसको आपको बोलना पड़ेगा कि सर मैं आपसे सहमत नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आप बॉस हैं मुझे आप ही की बात फॉलो करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप ही की बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि आप अपने आप के साथ 100% ठीक रह सके। सिमिलरली घर में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। जब मेरा बेबी नहीं था तो मेरे जो बड़े थे घर के, उन्होंने बोला आपको अडॉप्ट करना चाहिए। मेरे फादर क्योंकि एक अडॉप्टेड चाइल्ड थे, तो मैंने ये शर्त रखी थी कि मैं अडॉप्शन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अडॉप्ट करूँगी तो बाहर से कहीं से करूँगी, और वो भी एक बेटी को करूँगी, ना कि बेटे को। तो मेरे घर वाले मेरे से बहुत नाराज़ हो गए थे। उन्होंने बोला कि क्यों, बेटा क्यों नहीं और बाहर से क्यों? तो मैंने उनको बोला ये मेरा नज़रिया है, माँ मुझे बनना है, ये चैलेंज मेरा है, बाकी आप देख लीजिए, मैं तो या बाहर से अडॉप्ट करूँगी और बेटी, या फिर मैं नहीं अडॉप्ट करूँगी। तो अल्टीमेटली जब मैंने उनको ये बात बोली और प्यार से बोली मगर फर्मली बोली, तो उन्होंने मेरी बात को फिर समझा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, है ना, क्योंकि मैंने अपना सच प्यार से उन्हें बता दिया कि मेरा कहाँ से ये आ रहा है, ये व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस, तो वो समझ पाए। तो इसी तरह से आपको अपना नजरिया समझाना है, उसके बाद जो हो सो हो। क्योंकि ये मेरे जीवन के साथ ताल्लुक रखता था तो वो मुझे फोर्स नहीं कर पाए। हालांकि आज तक वो ये मुझे कहते हैं कि कर लेना चाहिए था, मैं कहती हूँ नहीं, मेरे इतने सारे बच्चे हो गए हैं, इतने सारे अच्छा सा मैं काम कर पा रही हूँ, शायद यही मेरी नियति थी। बिल्कुल। पर मैम ये चीज़ चलो घर में तो हो गई, लेकिन ऑफिस में एक जॉब छूटने का भी तो डर होता है, इंसान नहीं कह पाता है। ये डर ही है जिसको आपको परिवर्तित करना है, क्योंकि जब तक ये डर रहेगा आप दूसरे अपना सच नहीं बोल पाओगे और दूसरों की बोझ तले दबते चले जाओगे। ये हिम्मत ही तब आएगी जब आपको अपने डर के ऊपर काबू है। आफ्टर ऑल डर के आगे ही तो जीत है। मैम जैसे कई लोग ये भी सलाह देते हैं आसपास के कि अगर रिश्ता नहीं संभल रहा है तो इसको खींच कर क्या फ़ायदा, इसे तोड़ दो। तो क्या तोड़ना ही एक सल्यूशन है या कुछ और भी ऑल्टरनेट हो सकता है? मेरी राय में तोड़ना कभी भी कोई सल्यूशन नहीं है। तोड़ने के बदले मैं जोड़ने पे ज़्यादा फोकस रखना चाहूँगी। तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तोड़ने के लिए 1 सेकेंड लगता है, जोड़ने के लिए शायद बहुत ज़्यादा सालों की मेहनत लग जाती है। और दूसरी बात ये, आध्यात्मिकता ये हमें सिखाती है
कि जो भी आज आप सिचुएशन से भाग रहे हो, तोड़ रहे हो, तोड़ने का मतलब यही हुआ ना, उसको डील नहीं किया सिचुएशन को, हील नहीं किया सिचुएशन को, उससे हम भाग गए क्योंकि अब ये हमारी बस की नहीं रही। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो आपकी लाइफ में दोबारा और दोबारा और दोबारा आएगी। अगर घर में आपने ये फेस की तो हो सकता है घर में आपने भाग लिया उससे, ऑफिस में आ जाएगी, ऑफिस से भाग लिया कहीं बाहर सामाजिक किसी क्षेत्र में आ जाएगी। तो ये जो पैटर्न है हमें उसको हील करना है, वो कहाँ से आ रहा है उसको डील करना है और उस पैटर्न को ब्रेक करना है। उस पैटर्न को ब्रेक मतलब वो तभी पैटर्न होगा, को तोड़ना है, रिश्ते को नहीं तोड़ना है। हाँ, पैटर्न को तोड़ना है, रिश्ते को नहीं तोड़ना है, रिश्ते को जोड़े रखना है और उसके ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? खुद पर काम करना है और पैटर्न को हील करने पर काम करना है। ठीक है, देखिए बहुत सारे घरों में आजकल मैंने सुना है कि मेरे और मेरे हस्बैंड की नहीं बनती बिकॉज वी आर पोल्स अपार्ट। ये एक बहुत कॉमन एक आजकल सेंटेंस हो गया है। तो पोल्स अपार्ट तो होंगे ही ना मैम, हर ही इंसान अलग है। हाँ, क्योंकि आपका जन्म अलग अलग जगह पे हुआ है, अलग अलग आपकी बिलीफ सिस्टम्स हैं। अब एज अ यूनिट आपको एक मिडिल पाथ पे इकट्ठे मिलके चलना है। तो आपको अपना दिल बड़ा करना है, अपने पार्टनर को या एज इट इज एक्सेप्ट करना है, उसकी खामियों के साथ, उसकी गलतियों के साथ और उसके प्लसेस के साथ, उसकी पॉजिटिविटी के साथ, उसकी बड़ाइयों के साथ। जब हम ये दोनों काम करते हैं, एक्सेप्टेंस का और उसको अपने पार्टनर को स्पेस देने का, आगे ग्रो करने का, तभी सिर्फ रिश्ता जो है फलता फूलता है। अब वो रिश्ता चाहे घर की चार दीवारी में हो या घर के बाहर ऑफिस में हो या फिर समाज में हो, हर एक जगह पर यही नियम चलता है। जी। तो मैम जाते जाते बस एक मेरा सवाल और है आपसे कि चाहे जो भी झगड़ा हो या संघर्ष हो जीवन के, रिश्तों के, इनका समाधान जो होता है वो स्थिति में है या व्यक्ति पर है? पूरी तरह से व्यक्ति पे है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है ध्यान। अच्छा, जब आप एक ध्यानी बन जाते हो, आपके अंदर ऑटोमेटिकली धैर्य आ जाता है, एक डिसिप्लिन आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है, लाइफ के हर पल को एंजॉय करने की क्षमता आ जाती है। आप हर छोटी बड़ी चीज को उल्लास से देखने लग जाते हो। तो ध्यानी ही बनना है। और मुझे तो मालूम है कि हमारे ज़्यादातर दर्शक जो हैं वो ऑलरेडी ध्यानी हैं और इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। और मैम मुझे पूरा विश्वास है कि इतना ज्ञान जो हमें मिला है इससे हमारे दर्शकों का बहुत फ़ायदा होने वाला है और सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होने वाले हैं। थैंक यू सो मच अपने विजडम को हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर पूरी चर्चा में जो एक बात मुझे समझ में आई वो ये है कि हम सब अलग हैं और यही हमारी खासियत है और यही कॉन्फ्लिक्ट की वजह। पर कॉन्फ्लिक्ट होना गलत नहीं होता। इंग्लिश में एक सेइंग है ना, कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल बट कॉम्बैट इज ऑप्शनल। यानी मतभेद होना लाजमी है पर मन भेद नहीं होना चाहिए। मन में भेद मत लाइए, एक दूसरे की भिन्नता को अपनाइए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, रिश्तों को तोड़ने में नहीं जोड़ने में यकीन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, ये मत सोचिएगा कि हम आपको भूल जाएंगे। अगले एपिसोड में रिश्तों के एक नए पन्ने को लेकर आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। बाय बाय। PMC हिंदी बदले जीवन।